हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स के एक और पार्ट को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। ये चौथा पार्ट है। इसके पहले का 3 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इन 3 प्रैक्टिस सेट के अलावा भी बहुत सारे वीडियो जो है नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाए गए हैं, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी प्रोक्ता परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है इसमें पूछा है। तो यथार्थवाद होता है, राज्य शासन कला होता है, नैतिकता निरपेक्षता होती है और भौतिकवाद इसमें नहीं होता है। ठीक है, भौतिकवाद है वो दर्शन का घटक माना जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे भौतिकवाद जो है दर्शन का घटक माना जाता है। तो इसमें से नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो बुद्ध का संबंध धम्म से, कौटिल्य राज्य के 7 भुजाएं जो सप्तांग सिद्धांत दिया था वो भी सही है, महावीर निर्वाण से संबंधित है। ठीक है, मनुलोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, मनु का लोक कल्याणकारी राज्य नहीं था, बल्कि किसका था, तो ये लास्की का था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोक कल्याणकारी की राज्य की जो अवधारणा दिया था वो कौन था, लास्की ने दिया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती के राज्य की अवधारणा है वो किस ग्रंथ से लिया है, ये पूछा गया है आपसे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति से लिया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आधुनिक भारत के समाज सुधारक एवं महान चिंतक थे। ठीक है, और इन्होंने राज्याध्यक्ष तथा शासन की विभिन्न परिषदों एवं समितियों के लिए जो है विभिन्न योग्यताओं को स्पष्ट किया, उल्लेख करते हुए न्याय की व्यवस्था ऋषि प्रणीत ग्रंथों के आधार पर जो है किए जाने के पक्ष में इन्होंने अपना विचार रखा था राजतंत्र में। ठीक है, और इन्होंने इस राजतंत्र की अवधारणा को मनुस्मृति के ग्रंथ से लिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है सूची 1 सूची 2 दिया है और इसमें सही मिलान करना है। तो दयानंद सरस्वती किससे संबंधित थे, तो ये वैदिक पुनरुत्थान से संबंधित थे। ठीक है, ए में 4 हो गया आपका। ठीक है, सैयद अहमद खान जो थे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम धर्मशास्त्र से संबंधित थे। ठीक है, तो तीसरा सही हो गया बी का। और अरविंद घोष जो थे वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से संबंधित थे। ठीक है, तो सी का 2 हो गया। और राजा राम मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा डी में। ठीक है, तो ए में 4 बी में 3 आपका किस में मिल रहा है, ए में 4 बी में 2 हो जा रहा है, ए में 4 बी में 3, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जा रहा है। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। ए में 4 बी में 3 सी में 2 डी में 1। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती वैदिक पुनरुत्थान और सैयद अहमद खान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम धर्मशास्त्र। ठीक है, अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राजा राम मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ पे 2 सूची दिया गया है। सूची 1 में लेखक हैं और इधर किताब है उनकी बुक लिखी हुई है। तो मिलान करना है कौन सी किसकी बुक है। तो सैयद अहमद खान का बुक है कोटेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, कोजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो ए में आपका 3 सही हो रहा है, मिलान हो रहा है। दयानंद सरस्वती का था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो बी का 1 होगा। अरविंद घोष का कौन था, तो दी लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो सी का आपका हो जाएगा 2। और दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये चारों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अलग अलग में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सही मिलान कौन सा हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। ए में 3 बी में 1 सी में 2 और डी में 4। ठीक है, तो चारों पुस्तक को आप लोग याद रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है। अनुभवात्मक अर्थशास्त्री कौन जाना जाता है इसमें से,
तो दादा भाई जो नौरोजी थे, इनको जो है अनुभवात्मक अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। तो राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो वो विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, लोहिया ने अपनी पुस्तक जो है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी एक लिखी थी उन्होंने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एस्पेक्ट्स एंड सोशलिस्ट पॉलिसी, ये इन्होंने लिखा था 1952 में। ठीक है, 1952 में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे पूछा भी जाता है। और इसी के अंतर्गत उन्होंने यह तर्क दिया था कि समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, उन्होंने इसमें बताया था कि समाज की संरचना में जो है 4 परतें पाई जाती हैं, गांव, मंडल, प्रांत एवं राष्ट्र। ठीक है, उस व्यवस्था को लोहिया ने जो है चौखंबा राज्य की भी संज्ञा दी थी। ठीक है, और उन्होंने विकेंद्रित समाजवाद के नाम से उनको जो है प्रसिद्ध किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उनका ये पुस्तक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर प्रश्न है, सूची 1, 2 दिया है, मिलान करना है सही कोड का। यहाँ सूची में एक तरफ राजनीतिज्ञ हैं कहे तो, और एक तरफ उनके द्वारा निर्धारित किया गया जो अवधारणा थी उससे मिलान करना है। तो गांधी जी किससे संबंधित थे? तो गांधी जी जो है न्यासिता से। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से जाने जाते थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू पंचशील से। ठीक है, विनोबा भावे सर्वोदय से। ठीक है, ये भी चारों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो इस चारों को याद रखिएगा। तो गांधी जी न्यासिता तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा कौन में है? ए में है, देख लीजिए यहाँ पे ए में 3। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति से, और जवाहरलाल नेहरू पंचशील से, विनोबा भावे सर्वोदय से। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न में कथन कारण दिया है, कथन और तर्क दिया है, उसको मिलान करना है। तो कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत है। सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है। तो बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि यह नैतिक सौद्देश्य पर बल नहीं देता। नहीं यहाँ कर दिया है, नैतिक सौद्देश्य पर तो ये बल देता है सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो गया है, तो इसलिए ये गलत हो जा रहा है। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सत्य है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है? विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है? तो व्यक्तित्व का महत्व, समता सजता समझा, ये भी सही है, तर्कसंगत भी सही है। डी वाला नहीं सही होगा, श्रेणीकृत असमानता का उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसका लक्षण नहीं माना जाता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? यहाँ पूछा है। तो वो रूढ़िवादी उनका विचारधारा नहीं था। ठीक है, योजना, आर्थिक समानता, सामाजिक परिवर्तन, इस सभी पर उन्होंने जोर दिया था। रूढ़िवादी विचारधारा के जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, कौटिल्य को। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार जो है जीवन का उच्चतम लक्ष्य जो माना जाता है वो निर्वाण माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जो है मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव यानी जो आत्मा है जन्म मरण के चक्र से निकल जाता है। ठीक है, और लोक के अग्रभाज सिद्धशिला में विराजमान हो जाती है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त हर जीव के लिए जो है उच्चतम लक्ष्य माना गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और जो सम्यक चरित्र इन्होंने दिया था, और इससे ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों लक्ष्य को इसी निर्वाण के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनके कहने जैन धर्म के मत से ये निकलता है। ठीक है, तो निर्वाण जो था उनका उच्चतम लक्ष्य था।
14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थक कौन थे? दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। दलविहीन लोकतंत्र राजनीतिक दलों से रहित और दुनिया भर में जो है लोकप्रिय सरकार के पारंपरिक संसदीय और राष्ट्रपति रूपों से रहित है। ठीक है, इस विचार की शुरुआत सबसे पहले जो है यमन राय किए थे। ठीक है, और जिसे महात्मा गांधी ने इसको आगे बढ़ाया। और बिहार में जो जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के दौरान जो है ये मशहूर हुए और उन्होंने एक दलविहीन लोकतंत्र का सिद्धांत भी दिया। ठीक है, तो उसके प्रणेता अवधारणा के रूप में जो है इनको माना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की। ठीक है, राम मनोहर लोहिया की इंपॉर्टेंट पुस्तक ये भी है। और एक पुस्तक अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में बताए हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में दिया था। तो ये दोनों पुस्तकें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, आप लोग देख लीजिए इसे। राम मनोहर लोहिया की जो है प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें देख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये रेस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी जो 1952 में दिया था, ठीक लिखे थे ये। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म ये भी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टाफर्ड क्रिप्स है। ठीक है, और यहाँ पे पांचवा है इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, ये भी उनकी पुस्तक है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम है, नया समाज नया मन है, 7 क्रांतियाँ हैं, समलक्ष्य संबोध है, धर्म एक दृष्टि है। ठीक है, तो ये 10 महत्वपूर्ण उनकी बुक्स हैं। आप लोग इनको 2-3 बार देखेंगे तो जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग ज़रूर तैयार रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? तो ये अंबेडकर ने किया था। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो बहुत नौटंकी हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ लोग जो है विकेंद्रीकरण मत के अनुसार जो है गांधी के साथ जा रहे थे। ठीक है, और गांधी जी ने कहा था कि गाँवों से ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की वहाँ से ही शुरुआत किया जाए और जितने भी मतलब सिस्टम शुरू हों वहीं से हो। लेकिन इसका विरोध किया था जो है कौन? अंबेडकर ने शुरू किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की खांड गुड़्य नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से है संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके यान से। ठीक है, कौटिल्य ने जो है राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, ठीक है, कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जो है खांड गुड़्य नीति सुझाई थी। ठीक है, जिसके अनुसार जो है राज्य को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध किस परिस्थिति में कैसा रखना चाहिए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 6 प्रकार बताए थे। ठीक है, पहला था संधि। ठीक है, संधि जो है उन्होंने बताया था कि संधि के द्वारा 2 देशों के परस्पर संधि स्थापित करना। ठीक है, उसका नाम दिया संधि। ठीक है, दूसरा दिया था ये विग्रह। ठीक है, विग्रह से उनका मत था कि 2 देशों के संबंध को समाप्त करना, इसको विग्रह नाम से संज्ञा दिया था। ठीक है, और तीसरा था यान, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यान मतलब आक्रमण करना या चढ़ाई करना। तो यही पूछा है कौन सा नीति जो है चढ़ाई करने से संबंधित था, तो यान जो था वो चढ़ाई करने से संबंधित था। और चौथा उन्होंने दिया था आसन। ठीक है, आसन का मतलब मौन रहना। ठीक है, किसी के बीच में हस्तक्षेप न करके जो है मौन रहना ही सबसे बड़ी उचित व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद 5वां इन्होंने कहा था संश्रय। संश्रय का मतलब उन्होंने बताया था कि दूसरों के आश्रय में स्वयं को समर्पित करना। ठीक है, और 6वां जो बताया था, 6वां और अंतिम जो बताया था द्वैधिभाष, एक राज्य को दूसरी राज्य से संधि कराना, करना नहीं कराना, तो वो द्वैधिभाष के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये 6 हैं और इन 6 को याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है विग्रह का क्या अर्थ है, यान का क्या अर्थ है, आसन का क्या अर्थ है, संश्रय का क्या अर्थ है, तो ये 6 को आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है? बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है तो अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, कुंडलाचार्य नहीं थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दिन्नांग भी थे। ठीक है, ये कुंडलाचार्य जो हैं ये श्री श्री विद्याधाम के महामंडलेश्वर हैं और विद्वान भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये महामंडलेश्वर थे।
ठीक है। और ये जो थे तीनों जो है ये बौद्ध परंपरा से संबंधित थे। 19 नंबर क्वेश्चन है जियाउद्दीन बरनी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जियाउद्दीन बरनी उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा दिया है इसमें कि उन्होंने समाज में व्यवस्था के स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी धर्म में इस्लामी विचार एवं राजस्व के टर्की के विचार को जोड़ा था, तो ये गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। जो जियाउद्दीन बरनी था उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की थी, ये वाला को कथन आपका सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है जवाबित का सिद्धांत संबंधित है। जवाबित का सिद्धांत संबंधित है तो किससे से, तो ये राज्य कानून से, ठीक है। जवाबी कार्रवाई के रूप में कार्य किया गया, आप लोग सुने होंगे। तो जवाबित जो का सिद्धांत था वो राज्य कानून से संबंधित था। 21 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का पहचान कीजिए। त्रुटिपूर्ण कथन, ठीक है, मतलब कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया था, तो ये गलत है, ठीक है। विरोध नहीं किया था बल्कि उसका भी समर्थन किया था, ठीक है। तो यहीं पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जूरी प्रणाली क्या होता है, किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए जो है 25-25 आयु वर्ग के 12 से 15 नागरिकों का जो है चयन जिले के मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। नागरिकों के इस समूह को जो है जूरी मंडल कहते हैं। यह जूरी जो है मुकदमे को सुनती है और फैसला देती है, और प्रत्येक मुकदमे के लिए जो है अलग अलग जूरी होती है, और फैसला देने के बाद जो है जूरी को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। और इसे हम एक तरह की पंचायत समझ सकते हैं, लेकिन पंचायत में पंच पहले से तय होते हैं, जबकि जूरी में हर मामले के लिए नए नए आदमी बुलाए जाते हैं। यही जूरी प्रणाली था, जो ये बहुत प्राचीन समय से जो है ये चलता आ रहा था, ठीक है। तो उसका इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था, बल्कि इसको जो है सही ठहराया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी हुई नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऋग्वेदा भाष्य भूमिका ये लिखा है, अष्टाध्यायी भाष्य उन्हीं का है, संस्कार विधि उन्हीं का है, ये नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है। महानिर्वाण तंत्र उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये किसकी पुस्तक है, तो जॉन वुडरफ का, ठीक है। जॉन वुडरफ का ये पुस्तक है महानिर्वाण तंत्र, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीति आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। किस राजनीतिक संस्था की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीति आंदोलन को जो है हतोत्साहित करने के लिए हो। तो इन्होंने किया था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है उन्होंने 1888 में किया था, ठीक है। और यह एक जो है राजनीतिक संगठन था, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी माने जाते हैं। और इस संगठन का उनके बनाने का उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच जो है घनिष्ठ संबंध विकसित करना था, ठीक है। और इन्होंने जो है कांग्रेस का जो है विरोध किया था, और उसी के बाद ही जो है मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज्यों के बीच जो है घनिष्ठ संबंध बन जाए, इसलिए इसका जो है उन्होंने गठन किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा था। स्वराज की जो राष्ट्रवादी मांग थी उसको क्या कहा था, तो उसको स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा था, ठीक है। स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, ईवी स्वामी नायकर का कहीं कहीं नाम पेरियार करके दे देता है, ठीक है। तो पेरियार इन्हीं का नाम था, ठीक है। और इन्होंने जस्टिस पार्टी, ठीक है, जस्टिस पार्टी का एक गठन किया था।
और यही पूछ दिया था कि जस्टिस पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये नाम ने देकर पेरियार दे दिया था। ठीक है, तो दोनों नाम को याद रखिएगा। तो पेरियार इन्हीं का नाम है, ईवी रामास्वामी नायकर का, और इन्होंने जो है जस्टिस पार्टी का जो है गठन किया था। और इन्होंने जो है राष्ट्रवाद की जो मांग की गई थी स्वराज के द्वारा, तो उसमें जो है स्थानीय प्रभुओं की साजिश बताई गई थी, बताया था इन्होंने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो यह हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर था, सही है। यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है, यह संवाद शैली पर लिखी गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, क्योंकि त्रुटिपूर्ण कौन सा गलत पूछा है, त्रुटिपूर्ण पूछा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, उनका अंतिम राजनीतिक कौन सा था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो आरपीआई अब भी चलती है। ठीक है, आरपीआई, तो इसी का उन्होंने अंतिम गठन किया था। कब किया था, तो 3 अक्टूबर 1957 में। ठीक है, तो सन नहीं पूछता है, ये आपको इसको याद रखना है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी अम्बेडकर की जो है अंतिम राजनीतिक दल थी। 27 नंबर प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा प्रेरित ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है। ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ क्या है, विनोबा भावे द्वारा प्रेरित। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बैलों के प्रयोग के बिना खेती। ठीक है, बैलों के प्रयोग के बिना खेती। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1950 में जो है कंचन मुक्ति, ठीक है, कंचन मुक्ति, इसका मतलब था कि सोने पर निर्भरता से मुक्ति। ठीक है, सोने पर निर्भरता से मुक्ति, इसको भी याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि कंचन मुक्ति से क्या तात्पर्य है विनोबा भावे के, तो सोने पर निर्भरता से मुक्ति, एक ये दिया था 1950 में, और दूसरा दिया था ऋषि खेती के सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है बैलों के उपयोग बिना खेती, अर्थात प्राचीन काल में जो ऋषियों मुनियों द्वारा जो है खेती होती थी, उस तरह से खेती करने का जो है इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऋषि खेती का सिद्धांत। ठीक है, और कंचन मुक्ति का सिद्धांत जो था सोने पर निर्भरता से मुक्ति था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद करिएगा, और ये दोनों जो है 1950 में इन्होंने दिया था। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है। लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है जयप्रकाश नारायण का, तो उन्होंने हृदय परिवर्तन से वर्ग सहयोग का जो है कार्य किया था, हृदय परिवर्तन के लिए। ठीक है, वर्ग सहयोग करने का सुझाव दिया था और सहयोग भी किया था, तो इसको याद रखिएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं एक प्रश्न और यही प्रश्न जो है कहीं कहीं उत्तर सी दिया है। ठीक है, क्रांतिकारी जन इच्छा, तो कहीं कहीं इसको भी सही किया है, इसको भी सही किया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की होती है। हृदय परिवर्तन वर्ग में उन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, और बढ़ चढ़ कर उसमें जो है भाग लिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है, अमर्त्य सेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पेरेटो अनुकूलतम की सराहना करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वे संसाधनों की समता के बजाय क्षमताओं पर जोर देते थे। ठीक है, तो ये सही है आपका। ठीक है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ये पेरेटो अनुकूलतम की सराहना नहीं करते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1988 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये ही गलत है, 1998 है, 1998 में मिला था इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा 1998, ये 88 नहीं है। तो ये जो मिला था अकाल का अर्थशास्त्र, अकाल नामक एक पुस्तक लिखी थी जो अर्थशास्त्र से संबंधित थी, उसमें जो है 1998 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, इनकी 3-4 पुस्तकें हैं, याद कर लीजिएगा। अकाल है, गरीबी है, लोकतंत्र है, स्त्री पुरुष असमानता है। ठीक है, तो ये 3-4 बुक है, उसको याद रखिएगा। और इस सभी बुक में जो है अकाल का अर्थशास्त्र जो लिखा था उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1998 में।
31 नंबर प्रश्न है, यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है। तो यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य होता है आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यथार्थ संप्रभुता का अस्थायी तो इस बात पर निर्भर करता है कि साथ ही साथ वैधानिक हो। जब कभी संप्रभुता को इन दोनों रूपों के बीच जो है विरोध होता है, अर्थात कानूनन संप्रभु जो है वास्तविक नहीं होता और वास्तविक संप्रभु कानूनन नहीं होता, ठीक है, तो राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने वास्तविकता पर जोर दिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्कूल का यह तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। तो कौन सा स्कूल का यह तर्क है? तो ये बहुलवाद मानता है। ठीक है, बहुलवाद क्या है? बहुलवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है। ठीक है, समूह मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं को पूरा करने का जब दावा करने लगती है तो वो बहुलवाद की श्रेणी में उसको रख दिया जाता है। और बहुलवाद ने यह दावा किया था जो प्रभुसत्ता की अवधारणा को जो है राजनीतिक सिद्धांत से जो है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सैबल्टेर्न उपेक्षित वर्ग की, ठीक है, सैबल्टेर्न मतलब वही उपेक्षित वर्ग की राय के अनुसार राज्य का कार्य प्रोत्साहन देता है। तो किसको देता है? तो हाशिए पर खड़े समुदाय के हितों के लिए। जो हाशिए पर खड़े होते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो गुलामी की जंजीर में रहते हैं, उनके जो है राज्य का कार्य जो है प्रोत्साहन देना है। किसका? उपेक्षित वर्ग का। ठीक है, तो इसके अनुसार तो हाशिए पर खड़े समुदायों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं? तो आर्थिक सहायता के रूप में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्य है। सर्वश्रेष्ठ वैध सत्य है वेबर के अनुसार तो विधिक विवेकपूर्ण है। ठीक है, तो जो विधिक मतलब कानून से विवेकपूर्ण है, कानून से सत्य है, वही जो है सर्वश्रेष्ठ वैध सत्य माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मार्क्स का अनुसार जो है कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। तो किस पर बल नहीं देती? तो जब तक मनुष्य की मुक्ति के लिए बल नहीं देती तब तक वह राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा समाजवादी चिंतक प्रथम था। ठीक है, मार्क्स। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर में कौन सा वैधता का आशय बताता है? वैधता का आशय कौन बताता है? तो इसका तात्पर्य प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था से है, तो ये बताता है सही है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो ये जो है सही है, ये जो है राजनीतिक व्यवस्था से नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही इसमें आपका सही हो जाएगा। इसका तात्पर्य उस आस्था से है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में सुधार करना, ये भी गलत हो जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि शासन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये वैधता से संबंधित माना गया है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा है। तो विधिसम्मत संप्रभुता कानूनी है, यथार्थ संप्रभुता तथ्यात्मक है, सही है। नामधारी संप्रभुता वह है जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता जनता की शक्ति में होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा कि ये जो है सुमेलित नहीं है, नामधारी संप्रभुता। 39 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये जो सबसे उचित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न विचारकों में से प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है,
डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ही जो है सबसे पहला समाजवादी विचारक है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में 40 ही प्रश्न थे, ठीक है। इन 40 प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर और आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियो सिविक्स से पड़े हुए हैं, वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।